हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आज यूपी बोर्ड का यानी 4 मार्च को आज यूपी बोर्ड का जो साइंस का पेपर था उसका ये पेपर सेट है। आप लोग देख सकते हो 824 सीओ वाला कोड। इससे पहले मैंने जो सीके वाला पेपर सेट है उसको सॉल्व करा दिया है। ये सीओ वाला पेपर सेट है। चलो इसका पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। और इन दोनों कोडों के अलावा कोई दूसरा आपका कोड होगा तो आप इस नंबर पे देख सकते हो 85 42 86 64 46 पे अच्छे से फोटो या पीडीएफ बनाकर भेज देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये जानू भास्कर नाम का देखो ये लड़का भेजा, इसने अदर जो सब्जेक्ट है उनका भी पेपर भेजा था। तो चलो हम लोग इस पेपर सेट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं जो सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो देखो सीधा प्रतीत होता है, अवतल द्वारा होता नहीं है, वो उत्तल दर्पण द्वारा होता है और समतल दर्पण द्वारा भी होता है। तो समतल और उत्तल दोनों द्वारा। तो ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये चित्र में थोड़ा आपको गड़बड़ाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से श्वेत प्रकाश इंटर करता है और एक ही प्रिज्म में, और प्रिज्म यहाँ उल्टा कर दिया गया तो यहाँ भी श्वेत प्रकाश निकलेगा, सिंपल, ठीक है। चलो निर्गत प्रकाश मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वही सेम होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या सेकंड के बाद प्रश्न संख्या थर्ड देख सकते हो कि उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है हमेशा वास्तविक, बड़ा और उल्टा। ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या थर्ड भी हो गया। और बाकी बताना कि आप सबका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और ये किस किस जिले में ये पेपर सेट आया था ये भी बताना, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसीय लेंस का उपयोग होता है। अच्छा माफ करना, निकट दृष्टि दोष यहाँ पढ़ रहा हूं, किस दृष्टि दोष, ठीक है, किस दृष्टि दोष के निवारण में। तो भाई वो तो निकट और दूर दोनों में जरा में भी उपयोग होता है, तो इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मिलान करना है, मैं सीधे सीधे मिलान कर देता हूँ। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है। अगर वाट देखे तो वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। कुलाम आवेश का होता है, ठीक है, मतलब आवेश कुलाम। ओम हम लोग का प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब एक तरह से मात्रक दिए हुए हैं और उनसे मिलाना है कि वो किसके मात्रक हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, विद्युत शक्ति का यानी वही शक्ति का वाट हो जाएगा और आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मात्रक दिया था और किनके मात्रक है उनसे इधर मिलाना था, तो ये सही मतलब एकदम बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ का ए पे गया है, फोर्थ का देखो यहाँ पे ए पे गया है और फोर्थ का ये थर्ड पे गलत, फोर्थ का मतलब फोर्थ पे गलत, फोर्थ का सेकंड पे गलत, नहीं यही सही है। ये ए वाला आप मिला लेना, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, सेकंड का सेकंड पे ही गया है, थर्ड का फोर्थ पे, थर्ड का फोर्थ पे और फर्स्ट मतलब फोर्थ का फर्स्ट पे, ठीक है। ये ए वाला बिल्कुल राइट है। चलो उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या ये 5 था ना, प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। ये दिया कि 110 वाट, ठीक है, का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा आई यानी आई का मान पूछ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 6 है इसमें आई का मान पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सीधे सीधे हम लोग का फार्मूला बेस्ड एकदम ये सवाल है। देखो यहाँ पे हमें वाट यानी हमें शक्ति पी का मात्रक दिया है और यहाँ विभवांतर भी का मात्रक दिया है, मतलब भी का मान दिया है, मात्रक में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग का फार्मूला होता है P इक्वल टू आई इंटू वी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर पी बटे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो P का मान हम लोग का 110 है और V का मान हम लोग का 220 है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये दो गुना है नीचे वाला यानी हम लोग का 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है किसी धारावाहिक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग सभी जगह पे यूनिफॉर्म होता है, समान होता है, ठीक है। अब से सेक्शन सेकंड में आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ये चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है ना, हाँ ठीक है। चलो इसमें क्या है, हमें समजातीय श्रेणी छांटना है। समजातीय श्रेणी देख लो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक का अंतर हो, कार्बन के बीच एक का और हाइड्रोजन के बीच 2 का अंतर हो, वही समजातीय श्रेणी में होगा। तो पहला देखो कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हाइड्रोजन में 2 का अंतर, कार्बन में 1 का अंतर समजातीय श्रेणी में है। यहाँ देखो यहाँ तो ये OH जुड़ गया है तो ऐसे या और इसमें OH है ही नहीं, तो ऐसे ही मतलब समजातीय श्रेणी में नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी ये भी देखो समजातीय श्रेणी में नहीं है, यहाँ पे COOH जुड़ गया है और यहाँ COOH है ही नहीं, तो ये दोनों इसी तरह गलत, ठीक है। अब दो दो दिया है तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही हो जाएगा। देखो CH3OH, OH यहाँ भी है, OH यहाँ पे भी है, कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 3 तो 2 अधिक यहाँ 5, ठीक है।
तो ये हम लोग का फर्स्ट और थर्ड सही है, ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह भाई एथेनॉल ऑल जुड़ रहा है, तो ऑल यानी एल्कोहल, तो OH, सिंपल। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, इस बिलियन का संभावित लाल को नीला कर देता है यानी वह क्षारीय हो गया, ठीक है। और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, तो 7 से अधिक, देखो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, ये है तो 8 होगा, सिंपल। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं और इसका साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। चलो उसके बाद ये प्रश्न संख्या 12 कि जिंक तथा सल्फर को अम्ल क्रिया कर जिंक सल्फेट अर्थात हाइड्रोजन गैस बनाती है, इस अभिक्रिया मतलब यह अभिक्रिया कौन सी है हमें बताना है। तो देखो जिंक और सल्फ्यूरिकल अम्ल यानी H2SO4 जब अभिक्रिया करेंगे तो देखो होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस को जिंक हटा देगा और जिंक सल्फेट बना देगा, यानी हाइड्रोजन का हटा दिया और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी यहाँ पे जिंक को हटा दिया तो यह क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 13, 12 के बाद 13 उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ZNO है, क्यों, क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्टेंट करता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एसिड यानी अम्ल के साथ और बेस यानी क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है दोनों के साथ, इसलिए इसको उभयधर्मी बोला जाता है। चलो प्रश्न संख्या 13 भी क्लियर। प्रश्न संख्या हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है, ओके ये बायो वाले सेक्शन में आ गए कि निम्न में से कौन सा जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है, मतलब जल और खनिज का जड़ों से संवहन करता है जाइलम, ठीक है। और पत्तियों में बना भोजन विभिन्न भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 हो गया। प्रश्न संख्या 15 है पौधा में जल की हानि से संबंधित है वो रंध्र स्ट्रोमा, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, सभी है, ये सभी है, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न से कौन सी विधि, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, प्रोद्भवन, लगभग सभी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बाकी मैं श्योर नहीं हूं इसका आंसर, बाकी ये डी वाला होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ब्रिक, ब्रिकाणु, बोमस संपुट, न्यूरॉन थोड़े भाई, न्यूरॉन नहीं है, ठीक है। चलो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, भाई शुद्ध गोल बीज ये प्रभावी लक्षण और ये कैपिटल RR ये वाला हो जाएगा, डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 हो गया, 19 हो गया ना, हाँ प्रश्न संख्या 19 हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देख लेते हैं, एक मिनट नीचे आ जाते हैं। ये क्या है, निम्न में गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां, प्लास्टिक की थैलियां, तो प्लास्टिक की थैलियां ये देखो इसको फेंक दोगे ना मतलब तो ये जल्द गलती नहीं है, हजारों सालों सालों ये मतलब उसी तरह रहती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 20 MCQ हो गए, 20 में बताना कि आपका कितना सही हुआ। बाकी थोड़ा इधर नीचे भी मैं देख लेता हूँ कि ये कैसा पेपर सेट आया था, थोड़ा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ओके ये काफी इस बार देख रहा हूँ अच्छा किया, ये 2-2 मार्क का फिजिक्स में क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ रहा है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण से वास्तविक, मतलब ये ठीक ठाक प्रश्न पूछ रहा है फिजिक्स वाला। इससे भी पहले जो सेट करवाया था वो भी ठीक था, ये भी लगभग आपका ठीक ही है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये प्रश्न संख्या 4 जो 6 नंबर का होता है, इसमें ये छोटा छोटा प्रश्न पूछा है और इसको कर मतलब यहाँ 2 ठे पूछा है, इसको करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो अथवा में ये दिया है इसको आप कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 ठे, तो ये फिजिक्स वाला, उसके बाद ये आई थिंक केमिस्ट्री वाला पार्ट, केमिस्ट्री वाला अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को हमें उदाहरण सहित समझाना है, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों को हमें लिखना है। तो ये सब चीजें ठीक ठाक, ये भी पेपर सेट आई थिंक था, ठीक है। चलो तो ये हम लोगों ने ये पेपर सेट सॉल्व कर लिया है। बाकी आप बताना कि जो 20 MCQ थे उनमें से आपके कितने सही हुए, ठीक है, और आपके किस जिले में ये पेपर सेट आया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे किसी बच्चे ने अगर भेजा होगा नेक्स्ट कोड तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।